So we can start now. First of all, I'll be sharing my strategy in brief. And in the meantime, if you all have any question, you can either ask in the comment box, and I'll also take up some questions that you might be having. For the congratulation comments, thank you everyone. I'll start with my introduction and then I'll move on to my strategy. सबसे पहले आई एम कस्तूरी पंडा. आई बिलोंग टू द स्टेट ऑफ उड़ीसा. इस बार यूपीएससी 2022 के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में मैंने 67 रैंक हासिल किया है. मेरी ऑप्शनल सोशियोलॉजी थी एंड दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट. और मेरी प्रिपरेशन 4 साल की थी. तब मैंने बीच में मेरे स्टेट का पीएससी एग्ज़ाम भी दिया था इन 2021. उसमें मेरी रैंक 14 थी. अगर आप में से कोई स्टेट पीएससी के बारे में भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, आई विल टच ऑन दैट एज़ वेल. पहले तो बता दूँगी अपनी स्ट्रैटेजी, फिर we'll move on. Let's start with prelims. I can see some questions that it was quite difficult this year, and you guys must be having some. मेरी अपनी तैयारी इतनी थी कि आई ऑलवेज थॉट कि मेरे लिए कभी कभी वो एलिमिनेशन एंड ट्रिक्स की काम नहीं करती थी. इट यूज टू बैकफायर एंड आई वॉज नॉट ऑलवेज श्योर व्हेन आई चोज समथिंग. तो प्रीलिम्स के लिए मैंने पहली बार जो किया था अपना प्रिपरेशन 2020 का, वो काफ़ी डिटेल्ड था, बहुत डिटेल्ड था. इनफैक्ट मैंने पहले अटेम्प्ट में मेंस के लिए ज़्यादा प्रिपरेशन का टाइम नहीं निकाला था. प्रीलिम्स स्पेशली मुझे बहुत डर लगा था लुकिंग एट द पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड जो ऑप्शंस आते थे इट यूज्ड टू बी वेरी कंफ्यूजिंग. आई वाज नेवर कॉन्फिडेंट अर्लियर. तो मेरी प्रिपरेशन ऐसी रही कि पहले मैंने सारी बेसिक बुक्स उठाई थी. देन वो सब बुक्स भी मैंने 2-3 बार पढ़ा ताकि मेरी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डिटेल्स मतलब जो है उस पे ग्रिप अच्छी रहे, समझ में आए. एंड जो भी हम देखेंगे कि एलिमिनेशन या कोई जो नहीं आता है क्वेश्चन उसको सॉल्व करने के लिए जो स्ट्रैटेजी रही है, उसके लिए भी इट्स इम्पोर्टेंट कि अगर आपका बेसिक्स और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो सारे जीएस के सब्जेक्ट्स में, ओनली देन ही ये सब सारे ट्रिक्स या एलिमिनेशन काम करते हैं. इट विल नॉट कम विद जस्ट फोकसिंग ऑन करंट अफेयर्स. तो मेरी बेसिक्स जो स्टैटिक वाली प्रिपरेशन उसको मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया था. करंट अफेयर्स को कभी सेपरेटली ही ट्रीट नहीं किया. बुक लिस्ट, एग्जैक्ट बुक लिस्ट सारे डिटेल्स में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रही हूँ. आप वो पूरी पब्लिकली इवन आई हैव एडेड द लिंक. मैं शेयर करूँगी भी इन द चैट एंड ग्रेजुअली. तो उसमें आपको वो आप डाउनलोड करके अगर आपको सूट करे तो देख लीजिएगा. बेसिक्स बता देती हूँ. जैसे पॉलिटी के लिए हर कोई लक्ष्मीकांत लेता है एंड हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए मैंने भी एनसीईआरटी ली थी. मृणाल सर की इकोनॉमी वाला मैंने फॉलो किया था. ज्योग्राफी के लिए एक राजतनिल मैम के लेक्चर्स थे वो मैंने देखा था. एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक उठाई थी. एंड ग्रेजुअली दीज करंट अफेयर्स के लिए मेरा था कि मैंने विजन आईएएस का जो करंट अफेयर्स पीडीएफ होता है मंथली, आई यूज्ड टू जस्ट रीड दैट एंड हाईलाइट करती थी. उसको रिवाइज करने का कभी टाइम नहीं मिला. मोस्टली मैंने रिविजन के लिए द कंपाइलेशंस जो आते थे पीटी 365 उसको रेगुलरली यूज किया. काफी सारे रिविजन्स हो चुके थे सो दैट पूरा कंटेंट जो भी कॉन्सेप्ट्स हो सब कुछ मेरे दिमाग में रहे. मैंने सब्जेक्ट वाइज एक टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया था. एंड देन उसके बाद फाइनली जब मैंने 2020 में अपना पहले अटेम्प्ट दिया था प्रीलिम्स में, पहले तो डिसाइड किया था कि 3 महीने ही मिलेगा तो मैं अराउंड 25 to 30 फुल टेस्ट दूंगी अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट वाइज टेस्ट. लेकिन जब 4 महीने फिर प्रीलिम्स शिफ्ट हुआ तो एग्जाम आते आते मैंने अराउंड 50 से 50 टू 52 फुल लेंथ टेस्ट प्रैक्टिस किए थे. उससे काफी ग्रिप अच्छी हो जाती है. जो भी आप जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करना चाहो आप उसमें कर सकते हो. किसी को 60-70 क्वेश्चंस में ही कंफर्ट आ जाती है कि वो लोग उतना ही करे एंड दे आर क्लियरिंग. बट मेरी थी कि आई ऑलवेज डू 90 प्लस क्वेश्चंस. जो मेरा सेफ जोन हुआ करता था, मैं बोलती हूँ that I can like attempt I can get around 100 marks when I am attempting 90 to 92 questions. स्ट्रैटेजी भी शॉर्ट में शेयर कर दूंगी. प्रीलिम्स की 3 फेजेस में पेपर सॉल्व करती थी. पहले तो आधा
ऑलमोस्ट 1 घंटा 55 मिनट्स टू 1 घंटा मैं लेती थी पहले में करने के लिए। इसमें मैं जो ईज़ी क्वेश्चंस होते थे 30 से 35 उसको परफेक्टली टिक करके डाक इन करती थी। साथ में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मैं एलिमिनेशन करने के बाद 2 ऑप्शन में थोड़ी कन्फ्यूजन हो बट आई हैव अ नेचुरल इंक्लिनेशन टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, उसको भी मैं साथ में इसी 1 घंटे में कर लेती थी। तो आई काइंड ऑफ सॉल्व अराउंड 60 टू 65 क्वेश्चंस इन द फर्स्ट आवर। फिर हाफ एन आवर लेके जिसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, जो 2 ऑप्शंस करेक्ट वाला पॉसिबिलिटी में, या फिर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन लगे एंड आई थिंक कि मुझे इसके बारे में आइडिया है एंड आई शुड अटेम्प्ट, तो उसको मैं सेकंड फेज में करती थी। देन ये हो गया तो अराउंड तब तक अगर मैं देखती हूँ मैंने 85 86 वाला मार्क कर लिया हो, तो 90 प्लस रीच करने की कोशिश करती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक प्री डिसीजन मेकिंग होता है जो घर पे ही मैंने डिसाइड करके गया था कि मैं इतना क्वेश्चंस करूंगी। आई वोंट बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन डिवाइसिंग अ न्यू स्ट्रेटेजी ऑन द प्रीलिम्स डे। तो क्वेश्चन चाहे कितनी भी डिफिकल्ट आए कितनी भी इजी आए, मैं हमेशा इतना ही ये करूँगी, एग्ज़ामिनेशन डे एक्सपेरिमेंटेशन के लिए नहीं होता है। तो अराउंड जैसे मैंने सपोज़ 88 कर लिया, तो 4 और क्वेश्चन्स ऐसे कर लेती थी जो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। तो उसका लॉजिक ये है कि कहीं एक क्वेश्चन अगर सही हो जाए, तो एट लीस्ट आई एम गेटिंग 0 एंड उससे कोई नेगेटिव नहीं हो रहा है कुछ। तो ये रही मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी। 2022 में भी ऐसे ही थी बिकॉज़ आई कंफर्टेबली क्लियर्ड द फॉरेस्ट सर्विस कट ऑफ एज़ वेल वो प्रीवियस बार। तो मुझे लगी कि ये स्ट्रैटेजी काम करेगी एंड इट वर्क्ड दिस टाइम एज़ वेल। एंड उसके बाद लेट्स कम टू मेंस। एस्से का अगर मैं बात करूँ, तो एस्से में मुझे बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आए बट आई हैव गॉट अबव एवरेज मार्क्स। एस्से में मेरी थी कि मैं दोनों एस्से को मैंने एनेक्डोट से ही शुरू किया था। नोट्स मैंने प्रॉपर नहीं बनाए थे बट आई हैड सम फ्यू फ्रेजेस जो कि मैं लिख के रखती थी कि मेरे दोनों ऐसे में कहीं पे मैं इसको स्प्रिंकल कर दूं इन द बीच बॉडी में, सो दैट द एग्जामिनर नोज कि मैंने थोड़ी कुछ एफर्ट दिया। ऐसे नहीं कि बस पूरा जीएस का ही कंटेंट लिख के डाल दिया ऐसे में भी, नहीं तो वो भी पॉइंट वाइज हो जाएगा। फुल सेंटेंस लिखिए। बहुत ज्यादा पीएचडी लेवल वाली इंग्लिश की एक्सपेक्टेशन नहीं होती। सिंपल लैंग्वेज इनफैक्ट यूज करना चाहिए ताकि आपकी जो सोच है, आपकी जो माइंडसेट है, जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहें वो एग्जामिनर्स के पास सही तरीके से पहुंचे। उसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये इंसान क्या बात कर रहा है। एंड द एग्जामिनर शुड नॉट गेट इरिटेटेड विद अ लॉट ऑफ, अगर आप बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज करोगे। अगेन आई सेड कि मैंने इंट्रो एनेक्डोट से दी। बॉडी में आई यूज्ड टू डिवाइड द टू एसेस। किसी को एक टेम्पोरल में लिख दिया कि पहले क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, एंड क्या पॉसिबिलिटीज फ्यूचर में है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सोल्यूशंस होंगे, चैलेंजेस होंगे। ये एक ओपन माइंडेड ऐसे हो गया। एंड दूसरा ऐसे को मैंने एक फॉर्मेट डाल दिया, जैसे उसको हम बोलते हैं पेस्टल, मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सब एनालिसिस करती थी। ये करने के बाद जब 10-11 पेज हम अप्रॉक्सिमेटली लिखते हैं जो भी वर्ड लिमिट में, उसके बाद एक कंक्लूजन को अच्छे से देना है। आप समराइज करिए 2-3 सेंटेंस में क्या लिखा है पूरे एस्से में, एंड थोड़े से कैची फ्रेजेस के साथ अगेन मैं कंक्लूड करती थी। जैसे ऑनरेबल पीएम सर के स्पीच में कुछ आ गया, आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है, या फिर इंडिया एट 75 एक कुछ फ्रेज हो गया, सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबिलिटी के बारे में कुछ लिख सकते हैं। जो भारी वर्ड्स होते हैं जो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको पता होना चाहिए, वो सब आप ऐसे में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कोट्स के बारे में मुझे किसी ने डाउट पूछा था। कोट मैंने इसलिए प्रेफ़र नहीं किया था बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि कोट आपको अगर परफेक्टली याद हो, इंक्लूडिंग द एडजेक्टिव, एडवर्ब, इज़, आर, सब अच्छे से याद होना चाहिए। कोट को कभी घुमा-फिरा के नहीं लिखना चाहिए। थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल साउंड करता है टू द ग्रेट पर्सन हू हैज़ सेड इट। एंड मुझे ये सब रटने में थोड़ी दिक्कत होती थी, तो मैंने डिसाइड किया था कि आई विल नॉट यूज़ द कोट। हाँ, बट मैंने आइडियाज़ बहुत यूज़ किए हैं। जैसे महात्मा गांधी जी के 7 सिंस मैंने याद किए थे। कुछ एल्बर्ट आइंस्टाइन का कुछ हो गया, या फिर मतलब जो भी प्रोमिनेंट है, स्वामी विवेकानंद का कुछ हो गया, सोल, मटेरियल सोल, एंड वो सब जो भी एथिक्स में भी कॉन्सेप्ट थे वो भी मैंने काफ़ी अपने एसे में यूज़ किया है। एंड फिलोसॉफिकल एसेज में फ़ायदा ये है कि बहुत ओपन माइंडेड होते हैं। आप उसको एक्चुअली अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस नहीं होते कि इसी टॉपिक पे ही लिखना है। तो मुझे पर्सनली फिलोसॉफिकल एसेज लिखने में मज़ा आते थे। एंड यू विल ऑलवेज फाइंड योरसेल्फ फुल ऑफ कंटेंट। बहुत ज़्यादा सिर्फ इतने से ही लिमिटेड करके लिखना है, ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। दिस वाज माय एसे स्ट्रेटजी। आपको जो भी क्वेश्चंस है आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। मैं आई विल टेक अप द क्वेश्चंस लेटर।
फिर जीएस 1, 2, 3 का मैं साथ में बता देती हूँ। इसमें था कि मैंने प्रीवियस अराउंड 2013 से जब सिलेबस चेंज हुआ था, पैटर्न चेंज हुआ था, तब मैंने सिलेबस उठाया, जो भी सारे कीवर्ड्स होते हैं, सब टॉपिक्स होते हैं, जो हेडिंग्स होते हैं, उसको मैंने उठाया एंड यू कैन गॉज इट विद द पीवाईक्यूज़, द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यूपीएससी के कुछ सिलेक्टेड थीम्स होते हैं और उसी थीम से ही क्वेश्चंस पूछते हैं। इट इज़ ऑफन रिपीटेड, हमको समझ में अलग आते हैं इसलिए बिकॉज़ एक मैपिंग एक्सरसाइज करती रहनी चाहिए, जो मैंने किया था कि आप कोई भी क्वेश्चन लो, आप पहले रिलेट करो कि सिलेबस के किस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है। और मैं क्या करती थी, सिलेबस के जो टॉपिक्स, जो सब हेडिंग्स मैंने कलेक्ट किए थे, उसके हर हर टॉपिक पे मेरे पास 2-3 पेजेस के नोट्स रेडी थे। मतलब ए4 शीट में, डिटेल्ड नहीं, बस छोटा-छोटा ऐसे, जो कि सिर्फ मतलब ऑब्वियसली मैं ऑब्वियसली शेयर करने वाली हूँ। आपको पूरा डिटेल समझ में नहीं आए, आपको समझ में आ जाएगी कि नोट्स कैसे बनाना चाहिए, ताकि रिविज़न ईज़ी हो। एकदम 1-2 पेज में हो, एग्ज़ाम के पहले वाले दिन आप सारा रिवाइज़ करके जा सकें। कुछ डेटा हो गया, फैक्ट्स हो गया, कोई एक नया एग्ज़ाम्पल मिल गया, कुछ अच्छी इवेंट या एनेक्डोट मिल गई जो आप कहीं पे यूज़ कर कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन्स आते हैं ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, एसएचजी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, कुछ पीपीपी का हुआ, कोई नया प्रोजेक्ट आ गया गवर्नमेंट का, आप नया ऐसे कुछ अपना ओरिजिनल ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए ये नोट्स बहुत हैंडी रहते हैं। मेंस के लिए हर टॉपिक के लिए किया था, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, जो भी जितने कीवर्ड्स थे सबके लिए 1-2 वर्ड्स, 1-2 पेपर ए4 शीट्स मेरे रेडी थे कि एंड इसमें ये भी हेल्प होता है कि अगर बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में आपको एकदम से ही आइडिया ना हो, तो एग्ज़ाम में बैठ के आधा मिनट लेके सोचिए कि ये कौन से सब टॉपिक से रिलेट हो सकता है। दिस वाज़ माय स्ट्रैटेजी टू टैकल दोज़ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन्स। कुछ भी कुछ कुछ ना कुछ लिंक तो आ जाएगा कि सिलेबस के इसी सब टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है। तो आप ऐसे कर सकते हैं एंड ऐसे आ गया, फिर मेरे पास तो जो 2-3 पेजेस का नोट्स, जो अपना रिवीजन मटेरियल रेडी था, उसको याद कीजिए। उसका कंटेंट यहाँ यूज़ हो सकता है क्या? ऑब्वियसली डोंट डंप इन गार्बेज, लिमिटेड या रिलेवेंट चीज़ें ही लिखिए, बट आप ऐड कर सकते हैं एज़ एंड व्हेन रिक्वायर्ड। थोड़ा-सा कुछ लिख के, इट्स ऑलवेज़ एडवाइस्ड कि आप क्वेश्चन स्किप ना करें अनलेस कि टाइम की बहुत ज़्यादा कमी हो। मैं तो हमेशा ट्राई करती थी कि मैं सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आऊँ। जो बहुत डिफ़िकल्ट लगते थे उसको मैंने ऐसे अटेम्प्ट किया। जीएस 4 की अगर बात करूँ, एथिक्स की, सिमिलरली जितने भी सब टॉपिक्स थे मेरे पास, उसके और थोड़े एथिक्स के लिए मैंने अपने नोट्स में थोड़ा कंटेंट को ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ किया था। मैंने फॉर्मेट सोच के रखा था पहले से, अगेन जो प्री डिसीजन मेकिंग मैंने बोला, कुछ फॉर्मेट्स होते थे कि एथिक्स के आंसर में ये सारे कीवर्ड्स तो होने ही चाहिए। अगर इंटीग्रिटी पे कोई क्वेश्चन आया, तो क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्टीट्यूशनल कंडीशनिंग, इंटीग्रिटी कैसे आती है? ये सब कीवर्ड्स आप ज़रूर यूज़ करें। ह्यूमैनिटेरियनिज़्म कैसे सीखना है? हेडोनिज्म क्या होता है, एंड गवर्नेंस पे कुछ जो हो गए, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, ये सब प्रॉपरली आप किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं जहां पे भी कंटेंट की कमी हो। वैसे मैंने कुछ फॉर्मेट्स रेडी किए थे कि ये कंटेंट ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस में तो ऐड करने ही करने हैं, एंड साथ में बहुत सारे एग्जांपल्स, जीएस के भी सारे एग्जांपल्स आप एथिक्स में दे सकते हैं। कोई बाउंड्री नहीं है, लिमिट नहीं है, बस रिलेवेंट होना चाहिए। एकदम से अलग चीज मत लिखिए। एंड जैसे कि इंटरनेशनल एथिक्स हो गया, सऊदी अरेबिया में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, यूक्रेन में क्या इश्यू हो रहा है, ये सब आप याद रखिए। एंड इवन इफ द क्वेश्चन इज नॉट ऑन इंटरनेशनल एथिक्स, सपोज कुछ ह्यूमैनिटी पे क्वेश्चन आया कि हेल्प करने के बारे में आया, जो कोट्स आते हैं, कोट्स में आप क्या समझते हैं उसको, इन सब चीज़ों में भी आप ये एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हैं। एंड कोट्स का मैंने एक अपना फंडा यूटिलाइज किया कि जो भी कोट आए, कोई ग्रेट में है ना, एकदम से मैं अग्री नहीं करती थी। आई यूज टू पुट इन आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, 2 पेजेस मिलते हैं 10 मार्क्स के लिए। तो एक पेज में मैं आर्गुमेंट्स फॉर लिखती हूँ, एक पेज में आर्गुमेंट्स अगेंस्ट लिखती हूँ। अगर ज़्यादा इंक्लिनेशन है कि फॉर के लिए, तो आप कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि आर्गुमेंट्स वाला फॉर वाला साइड आर्गुमेंट्स अगेंस्ट वाले साइड से भारी है। तो एथिकली दिस थिंग इज राइट और दिस थिंग हैज़ अ ग्रे एरिया, एग्जैक्टली इसको कंक्लूड नहीं कर सकते। ये सब भी आप लिख सकते हो। एंड केस स्टडी के लिए भी सिमिलर। ऐसा नहीं है कि केस स्टडी वाला कोई क्वेश्चन हो तो आप सिर्फ स्टेप्स लिखें कि आपको क्या-क्या करना है एज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर। ज़्यादा क्वेश्चंस तो वैसे ही आ रहे हैं। कि मतलब जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं, वो तो मैं लिखती हूँ। साथ में एक पेज हमेशा यूटिलाइज करती हूँ टू ऐड सर्टेन मोर कीवर्ड्स। उसके पीछे की जो बेसिक थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट्स है, उसको भी आप ज़रूर ऐड करें। मेरा मतलब इसका लॉजिक ये है कि एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि आपने ये एफर्ट दिया है। अगर आपने प्रिपेयर किया है तो क्यों नहीं लिखेंगे? अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, बाउंड्री नहीं देना है कि मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखूंगी या लिखूंगा एंड आगे बढ़ जाऊंगा।
तो आई ऑलवेज यूज टू लाइक वट एवर रिलेवेंट थिंग्स यू फाइंड, उसको नया करके, उसको ओरिजिनल करके, उसको ओपिनियन अपना भी कुछ ऐड कर दे कभी कभी। गलत ओपिनियन नहीं होना चाहिए, एंड इसको ज्यादा बढ़ा के भी नहीं लिखना चाहिए, एक दो लाइन मैक्स। एंड मेंस के लिए एज ऑल हर टॉपर, हर एस्पिरेंट यही बोलेंगे कि सिर्फ करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। करंट अफेयर्स तो बीच बीच में या तो एग्जाम्पल में आएंगे, या फिर इंट्रोडक्शन में आएंगे, या तो क्वेश्चन के टोन में आएंगे। लेकिन आपका जो बेसिक चीज है, जो आपका कंटेंट, मेजर 99% कंटेंट आपके स्टेटिक सिलेबस में आएगा। तो उस पे अपना ग्रुप ग्रिप बढ़ाइए, करंट अफेयर से डरना नहीं है। इनफैक्ट मैंने करंट अफेयर्स को कोई सेपरेट सब्जेक्ट ही कभी ट्रीट नहीं किया है। अगर आपका कोई पीडीएफ रह गया, आप उसको कवर नहीं कर पाए, ठीक है, उससे पैनिक नहीं करना है। पर अगर आप अपना स्टैटिक वाला पोर्शन मिस कर रहे हैं, देन यू आर आउट ऑफ द रेस। ये चीज़ हर एस्पिरेंट करेगी, हर अच्छी एस्पिरेंट, हर अच्छा एस्पिरेंट दे विल डू दिस। तो उतना मार्क्स के लिए ऑलवेज यू हैव टू फाइट, और उसको खत्म करने के बाद ही आप करंट अफेयर्स उठाएँ। ये मेरी एडवाइस होगी। सिमिलरली ऑप्शनल, ऑप्शनल मेरी सोशियोलॉजी थी। बुक लिस्ट अगेन आप एग्जैक्ट बुक लिस्ट आप टेलीग्राम से कलेक्ट कर सकते हैं। मैंने पहले, सबसे पहले, सिंस आई एम फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, मैं कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ। मुझे ह्यूमैनिटीज़ की लैंग्वेज इतनी अच्छी सी समझ में नहीं आती थी। शुरू में तो लगा ग्रीक लैटिन ऐसे पढ़ रही हूँ, बट जो थिंकर्स की कॉन्सेप्ट्स है सबको डिफिकल्ट लगती है। अगर आपको डिफिकल्ट लग रही है, एकदम घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, हो जाएगा। मुझे भी डर लगा था। सबसे पहले मैंने ये किया कि मैं बोलती हूँ कि हर सब्जेक्ट की ना एक अपनी-अपनी लैंग्वेज होती है। आप उसी सब्जेक्ट की वो मतलब जो टर्मिनोलॉजीज़ है, जो पर्टिकुलर कीवर्ड्स है, उसको यूज़ करेंगे, तभी आपको सोशियोलॉजी वाला आंसर सोशियोलॉजी वाला लगेगा। सोशियोलॉजी में पॉलिटिकल साइंस जैसे आंसर्स नहीं लिखने चाहिए, हिस्ट्री जैसा नहीं, मतलब हालाँकि हम पेपर 2 में बहुत सारे इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट भी पढ़ते हैं, जो ज़मींदारी में क्या इश्यू था, लैंड रिफॉर्म्स, फ्यूडलिज्म, ये सब सोशियोलॉजी में कॉन्सेप्ट्स हैं। बट आप इसको सीधे-सीधे ऐसे नहीं लिख सकते, वरना ये हिस्ट्री वाला आंसर ही लगेगा। तो उसको सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको सोशियोलॉजी के लैंग्वेज पे ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। तो वो लैंग्वेज समझने के लिए वो मैंने एनसीईआरटी उठाई थी पहले क्लास 11-12 की। उसको अच्छे से मैंने 2 बार रीडिंग मारी, नोट्स नहीं बनाई थी, और बाद में भी कभी लौट के पढ़ाई नहीं की मैंने एनसीईआरटी। 2 बार स्टार्टिंग में अच्छे से रीडिंग लगानी है। ईज़ी मतलब लैंग्वेज है उसकी, आपको समझ में आ जाएगा कि सोशियोलॉजी है क्या चीज़। उसमें अगर इफ यू आर कंप्लीट बिगिनर, तो ही आपको मेरी स्ट्रैटेजी समझ में आएगी। अगर आपकी सोशियोलॉजी में बैकग्राउंड है, देन ऑब्वियसली यू विल फाइंड इट मोर रिलेटेबल, एंड आप सीधे ही जो बुक्स होते हैं यूपीएससी के लिए उसमें जा सकते हैं। उसके बाद मैंने फिर इग्नू वाले बुक्स डाउनलोड किया था। अगेन शुरू में मैंने डिस्क्लेमर नहीं दिया। अ, ये बीच में ऐड इंटरप्ट करके ऐड करना चाहूँगी कि आप मेरी स्ट्रैटेजी को सिर्फ तभी सुने, तभी एक्सेप्ट करें अगर आप, दिस विल सूट यू मोर, अगर आप खुद प्रिपेयर कर रहे हो। नेचुरली मेरी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थी इनिशियली, बिकॉज़ आई वाज़ प्रिपेयरिंग फ्रॉम होम, एंड इंटरनेट में तो सब कुछ अवेलेबल है, आप सर्च करोगे तो आप खो जाओगे रिसोर्स की दुनिया में। तो सेम चीज़ मेरे साथ भी हुआ था। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग बाय योरसेल्फ, तो आपको ये रिलेटेबल लगेगा, आप ऐसे कर सकते हो। एंड घर से एंड खुद से जो मैंने किया, एंड अगेन सोशियोलॉजी ऑप्शनल को आई विल कम बैक। इग्नू वाले जो मैंने डाउनलोड किए थे बीए और एमए के, ये आपको मिल जाएंगे, रिलायबल एंड वैलिड करके एक वेबसाइट है। दिस वेबसाइट लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया हुआ है। उस वेबसाइट से सब लिखा था कि जो इग्नू वाले नोट्स के कौन-कौन से चैप्टर, बीए के कौन-कौन से और एमए के कौन-कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट है। इसको आपको पढ़ने से समझने में आसानी होगी। तो वो सब मैंने किया था, जैसे थिंकर्स वाला हो गया, थोड़ा मेथोडोलॉजी वाला कुछ हो गया। ये सब आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैंने भी ऐसे सब देखा था। प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए थे, बट हाँ, थिंकर्स वाला पार्ट का कुछ-कुछ जो आइडियाज़ थे, जो इम्पोर्टेंट है, जो बेसिक्स है, डेफिनिशंस हो गया, इंट्रोडक्शन के लिए कोई अच्छा आपको स्टेटमेंट मिल गया, तो उसको आप कलेक्ट करके रखें। मैंने ये सब अपने नोट्स में ऐड किए थे। नोट्स बनाने के लिए भी मुझे बहुत टाइम लगा था। अपने पहले अटेम्प्ट में मेरे नोट्स बहुत हैफ़-ज़र्ड थे, इधर-उधर सब, एंड रिवीजन में बहुत प्रॉब्लम हुआ, जिसकी वजह से मेरी पेपर 1 में तो मार्क्स बहुत अच्छे थे, ऑलमोस्ट हाईएस्ट जितना था, लेकिन सेकंड पेपर में मैंने बहुत खराब मार्क आए थे, अराउंड 100 समथिंग। रीज़न वाज़ दैट कि रिसोर्सेज़ बहुत थे, प्रिपरेशन बहुत थी, बट मैंने ठीक से रिवाइज़ नहीं किया था, एंड आई कुडन्ट एक्जीक्यूट ऑल माय थॉट्स ऑन द आंसर पेपर। तो मैंने दूसरे अटेम्प्ट में ही डिटेल नोट्स बनाना शुरू किया, जो जब भी मुझे टाइम मिला। नोट्स बनाने की स्ट्रैटेजी अगेन,
पीवाईक्यूज को आइए, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूंगी, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये किया था कि मैंने जो भी जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप सबको सिर्फ टॉपिक वाइज सेग्रीगेट मत कीजिए। टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड तो आपको मिलेंगे, बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो जो चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन सेग्रीगेट करके देंगे। आई डिड एन एक्स्ट्रा टास्क बाय माई सेल्फ कि मैंने वो टॉपिक को फिर से खुद से लिखा था, एंड टॉपिक के जो सब टॉपिक्स होते हैं, सपोज वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ हो गया, तो उसमें फ्यूडल सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, व्हाट आर द चेंजेस इन वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, उसमें थिंकर्स क्या है, ये सब जो भी है उसको मैंने अपने सब पार्ट्स में डिवाइड किया।